हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में समझा था या अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में समझा था। अब लेकिन उसके हमने दोष भी देखे थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक हमारा बनता है बोहर मॉडल। किसका मॉडल? बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल में क्या थे? अभिग्रहित या हम कहें पोस्टुलेट्स थे बोहर के। तो वो क्या थे उनको समझते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक एक टॉपिक को यहाँ देखोगे और अगर समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली ये वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट बोहर मॉडल के समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो वैसे हमारे पास जो बोहर के हैं वो तीन पोस्टुलेट्स हैं। कितने हैं? तीन पोस्टुलेट है, तीन अभिग्रहित है। तो पहला अभिग्रहित क्या बोलता है ये समझ लेते हैं। पहला अभिग्रहित ये बोलता है, देखिए पहला अभिग्रहित ये बोलता है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके नाभिक के परितः उनके कोणीय संवेग का मान h/2π का गुणक होता है। अगर मैं इसको लिखूं कि देखा गया है कि नाभिक के चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनके पास कौन सा संवेग होता है? कोणीय संवेग होता है। कौन सा संवेग होता है? कोणीय संवेग होता है। तो कोणीय संवेग क्या होता है? L = NH/2π, जिसमें n क्या है? n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है और h क्या है? h प्लैंक नियतांक है। और प्लैंक नियतांक का मान जो होता है वो 6.63 × 10⁻34 जूल/सेकंड होता है। तो ये आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मान लो ये यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि ये नाभिक है और ये कक्षा है। ये क्या है? कक्षा है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। भाई घूम रहा है तो उसका पास कोई वेग होगा। तो जो रेखीय वेग है हमने माना, उसका रेखीय वेग क्या है? m है, सॉरी v है। और इसका द्रव्यमान जो है क्या मान लिया हमने? me है। तो आपने देखा है, पढ़ा होगा क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने कि जो कोणीय संवेग होता है वो रेखीय संवेग और r का गुणनफल होता है। तो देखिए ये रेखीय संवेग m भी रेखीय संवेग होता है और r क्या? r उसका त्रिज्या होगी। तो रेखीय संवेग गुणा त्रिज्या से मिला के क्या बनेगा? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग mvr NH/2π। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। ये क्या था? ये वाले इसी पे हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था। तो ये हमें समझ में आ गया। अब इसमें n क्या है? n आपका 1 2 3 4 मतलब मुख्य क्वांटम संख्या है। तो ये पहला वाला आपको समझ में आ गया। सिंपल सी बात है कि कोणीय संवेग जो होता है वो NH/2π होता है। सिंपल तरीके से अगर हम इसको बताना चाहें तो। दूसरा देखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन nv कक्षा से pv कक्षा में जाता है, जहां n जो है ऊपर वाली कक्षा है और p जो है वो नीचे वाली कक्षा है, तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू का मान निम्न प्रकार से दिया जाता है। मतलब इसका क्या है बच्चों? मतलब इसका है, ये मान लो ये उच्च कक्षा है, ये निम्न कक्षा है और इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। और वही क्या है? फोटोन की ऊर्जा। वही क्या है? फोटोन की ऊर्जा। आपको पता है यहाँ पर भी कुछ ऊर्जा होगी, इसको E1 बोल दिया। ये वाले कक्षा में भी कुछ ऊर्जा होगी, इसको E2 बोल दिया। तो इन दोनों की जो ऊर्जा का अंतर जो होता है वो फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? hν। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? hν। h यहाँ पर क्या है? प्लैंक नियतांक और न्यू क्या है यहाँ पर? आवृत्ति। किसकी? फोटोन की आवृत्ति। तो दो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब तीसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको पता है जैसे कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। क्या क्लास 11th में पढ़ा है? जैसे आपने देखा होगा कि सन कहीं एक कक्षा में कहीं एक बिंदु पर स्थित होता है और जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, जैसा कि हमने केपलर के नियम से पढ़ा है। तो वैसे ही अगर हम कॉन्सेप्ट समझें कि वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार में ना वो वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो घूमने के लिए दो बल होना जरूरी है। घूमने के लिए कितने बल होने जरूरी है? दो बल। तो यहाँ पर एक बल तो आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी के अराउंड घूमने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? वो होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कौन कर रहा है? तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है वो है विद्युत बल। कौन सा बल बेटा? विद्युत बल।
तो सेंटीमीटर फोर्स को या अभिकेंद्रीय बल को हम क्या लिखते हैं, mv²/r। और यहाँ पर ये कूलॉम फोर्स या विद्युत बल को क्या बोलते हैं, तो ये होता है F = 1/4πε0 q1 q2/r²। ये होता है। लेकिन यहाँ पर q1 क्या है, तो q1 यहाँ पर है, मान लीजिए ये केंद्र है, तो केंद्र है मतलब नाभिक, तो नाभिक का जो आवेश होता है वो +Ze होता है। क्या होता है नाभिक का आवेश, +Ze। Z क्या है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक। Z क्या है, परमाणु क्रमांक, और E क्या है, प्रोटॉन पर आवेश। मतलब अगर हम कुल आवेश निकालना चाहते हैं किसका, नाभिक का, किसी भी परमाणु के नाभिक का अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, कुल आवेश, तो उसमें जितने परमाणु क्रमांक है उसका गुणा कर दीजिए किससे, जो एक प्रोटॉन है उसके उसमें जो आवेश है उससे गुणा कर दीजिए, तो आपको कुल आवेश मिल जाएगा। अब ये जो बोर मॉडल जो था इसकी कुछ कमियां थी बेटा, बोर मॉडल की क्या थी, कमियां थी। ठीक है, तो कमियां में देखिएगा, यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन के लिए ही सही है। इन्होंने सिर्फ किसके बारे में बताया, हाइड्रोजन जैसे परमाणु के बारे में बताया। इसके द्वारा स्पेक्ट्री रेखाओं की सूक्ष्म संरचना जैसे जेमान प्रभाव, स्टाक प्रभाव के बारे में नहीं समझाया गया। कक्षाएं, अच्छा ये भी है कि भाई हमने जब ग्रहों की गति के बारे में समझा था तो कैसी कक्षा थी, दीर्घवृत्ताकार थी, केपलर के प्रथम नियम से। तो यहाँ पर भी वो कक्षाएं बाद में देखी गई, तो कैसी कक्षाएं थी, दीर्घवृत्ताकार थी। जबकि इन्होंने कौन सी कक्षा ले ली थी, इन्होंने वृत्ताकार कक्षा ले ली थी। तो ये भी कमी थी किसकी, बोर मॉडल की। लास्ट वाला, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं हो सकी है। तो ऐसे करके ये बोर मॉडल के कुछ हमने पोस्टुलेट्स पढ़े, अभिग्रहित पढ़े और इसके दोष पढ़े। ठीक है, दोष मतलब उसकी कमियां पढ़ी, ड्रॉबैक्स पढ़े। अब आगे देखते हैं। आगे में एक और कॉन्सेप्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं परमाणु से संबंधित कुछ अभिलक्षण या सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स, इसको समझते हैं। देखिए हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, तो नाभिक से बहुत सारी कक्षाएं होती है। तो किस कक्षा में घूम रहा है और किस अगर कक्षा में घूम रहा है तो उनकी त्रिज्या क्या है, तो हम त्रिज्या जब निकालते हैं तो ये त्रिज्या मिल जाएगी r = 4πε0 n²h²/4π² ये कहां से मिली, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा कैसे कॉन्सेप्ट सब में बन जाएगा। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r ये किसके बराबर हो गया था, 1/4πε0 ZE और E, तो ZE²/r²। तो आपने इसमें एक r से एक r को कैंसिल कर दिया और एक r को यहाँ ले आए। तो जब इसको हम अरेंज करते हैं तो r यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा बेटा इसमें क्या आ जाएगा 1/4πε0 और ये आ जाएगा ZE² और यहाँ पर ये क्या आ गया mv²। अब ये v का मान भी हमने रख दिया। v का मान कहां से रखा है इसमें, L = क्या था mv/r = nh/2π। ये किससे, फोर्स के जो पोस्टुलेट थे उससे पता चला था। तो यहां से किसकी मान निकाल लिया हमने, v का मान निकाल लिया। तो v का मान क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, v का मान आ जाएगा nh/2π और यहाँ पर कितना आ जाएगा mr। ये v को अगर हम यहाँ पर रखते तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ऐसे करके r निकाला, ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हैं, चाल v का मान निकाल सकते हैं। तो v का मान क्या आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की कक्षा में जो आवृत्ति है, आवृत्ति का आपको पता है, कोणीय आवृत्ति क्या होता है, कोणीय आवृत्ति होती है v/r। कोणीय आवृत्ति क्या होती है v/r। v का मान आपने निकाला है, r का मान निकाला, दोनों मान को क्या कर दोगे, भाग दे दोगे तो कोणीय आवृत्ति हो जाएगी। और कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति क्या होता है 2π, आवृत्ति बराबर कोणीय आवृत्ति होती है v/r। तो ν = क्या जाएगा v/2πr और 2π और ये r आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा आवृत्ति आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, इसको समझ लेते हैं। गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उसकी क्या होगी भाई, उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। तो गतिज ऊर्जा आपको पता है 12mv² होती है और v का मान तो हमने ऑलरेडी पहले से निकाल चुका है। तो हमने v की वैल्यू रखेंगे तो v का स्क्वायर कर देंगे, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा गतिज ऊर्जा का। उसके बाद में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा भी तो होगी। तो स्थितिज ऊर्जा हमने देखा कि ये स्थितिज
ऊर्जा ये होगी। स्थितिज ऊर्जा कहाँ से निकालेंगे भाई, -1/4πε0 Q1 Q2 और यहाँ पर आ जाएगा R, है ना। ये R का मान आप रख दीजिएगा, ये एक्सप्रेशन है Q1 की वैल्यू ZE और Q2 की वैल्यू E। तो ऐसा करके आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऐसा ही कुल ऊर्जा की बात कर लेते हैं। कुल ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा को जब हमने देखा तो कुल ऊर्जा हमें स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही मिली बेटा। देखो ये ऊर्जा किसके बराबर मिली, स्थितिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा। इसमें एक चीज और हमें जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। अभी वैल्यू याद रख लीजिएगा कि क्या होती है। और उसके बाद में फिर हमने देखा कि जो कुल ऊर्जा का सूत्र निकाला वो क्या निकला। तो जब हमने इन सब की वैल्यूज पुट की, मतलब एम की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻31 kg। जेड के बाद अगर हम जो भी एटम्स के लिए बात करें, जो उसका परमाणु क्रमांक है वो होना चाहिए। ई का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 8 नंबर है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻12। ये ऑलरेडी आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट आपने कौन से चैप्टर में पढ़ के आए हैं, चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़े हैं। एम किस कक्षा में आप निकालना चाह रहे हैं, मान लो प्रथम कक्षा में हो तो एन की वैल्यू 1 रख दो, दूसरी कक्षा हो तो एन की वैल्यू 2 रख दो, तीसरी कक्षा हो तो एन की वैल्यू 3 रख दो। अभी हमने सिर्फ एन की वैल्यू नहीं रखी है और जेड की रखी है। बाकी सब के सब ये क्या है बेटा, सब के सब क्या है, ये नियतांक है। सब के सब ये क्या है, नियतांक है ये। तो एम ई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर ये सब नियतांक है। तो इन सब की वैल्यू निकाली तो ये आ गई -13.6 आ गई। और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ रहा था तो इसको z अपॉन n का होल स्क्वायर कर दिया। और इसको अगर H एटम के लिए बात करते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये आ जाएगा -13.6। और Z का परमाणु क्रमांक क्या होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा -13.6 1 अपॉन, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा n स्क्वायर। यस और नो, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।